स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस सर। सर। तो यही जो होता है, क्या होता है अपना, ये पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसमें हम ये मतलब ये क्या है, यही यही जो कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स है ना, यही मेंडल ने लगाई थी ये सारे एस्टिमेशंस निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पता चल गया होगा आपको कि फर्स्ट जनरेशन में आपका कैसे बनता है ना। फर्स्ट जनरेशन में आपके जो अलील्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आप क्या लेते हो, एक प्योर जीनोटिपिक ड्वार्फ प्लांट लेते हो और एक प्योर जीनोटिपिक टॉल प्लांट लेते हो, ठीक है। तो प्योर जीनोटिपिक ड्वार्फ प्लांट लोगे तो उसमें स्मॉल टी होंगे। तो ये एक स्मॉल टी आ गया, एक स्मॉल टी ये आ गया। और जो डॉर्फ जो आपका टॉल प्लांट होगा, प्योर टॉल प्लांट जो होगा, उसमें कैपिटल टी होता है। तो एक कैपिटल टी आ गया और एक कैपिटल टी ये वाला आ गया। और इनका जब क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपके चारों मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सारे के सारे टॉल प्लांट हो गए। और F2 जनरेशन में क्या होगा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आपको पौधे मिले हैं सारे, ठीक है, उसी में से दो पौधों का आप सेल्फ पॉलिनेशन करवा दोगे, है ना। दो पौधों का करवाया तो एक में से जो अलील होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर है, और दूसरे में भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे क्या है, एक आपको कैपिटल टी मिल जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ये वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। तो बस आपने इनको क्रॉस कर देना होता है, इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई जैसा कर दो, फिर इसको इससे कर दो, ठीक है, फिर इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो। तो ऐसे करके आपको चार कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सभी को बनाना तो आता है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। और आपसे कहते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन बने हैं। तो कौन कौन से बने, एक तो आपका कैपिटल टी बना है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, और एक स्मॉल टी बना है। तो कैपिटल टी कितने बने हैं यहाँ पर, चार में से एक बने हैं। और इसके बाद जो कैपिटल टी स्मॉल टी बने ये आपके दो बने, और स्मॉल टी बने वो एक बने। तो 1:2:1 क्या हो जाएगा, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। और फिनोटिपिक रेशियो का मतलब, फिनोटिपिक मतलब फिजिकली वो प्लांट कैसे दिखेंगे। तो तीन ये प्लांट, इनमें से तीन कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, क्योंकि उनमें तीनों में क्या है, डोमिनेंट अलील टॉल वाला है। लेकिन बाकी जो एक बचा हुआ है चौथा वाला, उसमें दोनों आपके डॉर्फ के अलील हैं इसमें। तो दोनों ही अगर डॉर्फ है तो ये डॉर्फ ही बनेगा आपका प्लांट, तो इस वजह से 3:1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ भी सकते हैं कि F1 जनरेशन में या F2 मतलब F2 जनरेशन में जो है यहाँ पर फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। देखो यहाँ पर ये लिखा भी इन्होंने ये, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद है, तो ये पुनेट स्क्वायर के बारे में तो हो गई कहानी खत्म, यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होगा। अब इसके बाद यहाँ पर इतना कुछ है नहीं ज्यादा पढ़ने का। और इसके बाद मैंने ये रेशियो भी बता दिया आपको, 3:1 कैसे होता है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। और उसके बाद है यहाँ पर एक चीज ये लिखी है कि द 1/4 या 1/2 एंड 1/4 रेशियो ऑफ टी टी एंड ये टी टी, ठीक है, is mathematically condensable to a form of the binomial expression ax plus by का whole square that has the gametes bearing genes capital T और small t in equal frequency of 1/2। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो आपके हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो ये आपका रेशियो आता है, ठीक है, ये जो जीनोटिपिक रेशियो आता है, आप इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर एक्स और वाई के आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी आपके अलील्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब इसके बाद आते हैं, मेंडल ने फिर उसके बाद सेल पॉलिनेट करा F2 के प्लांट को एंड फाउंड दैट dwarf F2 plants continue to generate dwarf plants in F3 and F4 जनरेशन। तो अब यहाँ से थोड़ी आगे की कहानी पढ़ते हैं कि मेंडल ने क्या करा, जो F2 के प्लांट्स थे, अब F2 के प्लांट्स आपको पता है क्या क्या निकले उसमें, ठीक है, कैपिटल टी निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी दो निकले, और कैपिटल और स्मॉल टी एक निकला। तो इन सभी प्लांट्स को इन्होंने क्या करा, F2 प्लांट्स को इन्होंने सेल पॉलिनेट करा, और ये पाया कि डॉर्फ जो F2 प्लांट थे और कंटिन्यू टू जनरेट डॉर्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4 जनरेशन, ठीक है। तो F2 में जो डॉर्फ प्लांट थे, F2 में भाई डॉर्फ प्लांट तो एक ही था आपका स्मॉल टी वाला, तो वापस से वो F3 और F4 में डॉर्फ प्लांट ही बनाते गए। क्योंकि देखो क्या हुआ ना, जो आपका सेकंड जनरेशन था, सेकंड जनरेशन में एक तो कैपिटल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके बाद स्मॉल टी। तो ये डॉर्फ प्लांट है आपका, बाकी तीनों तो टॉल हैं। तो इन डॉर्फ प्लांट का अगर आप सेल पॉलिनेशन करवाओगे तो कैसे करवाओगे, ये टी इंटू स्मॉल टी। अब इसके अलील्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी अलील हो जाएंगे, और इस वाले के भी अलील क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी हो जाएंगे। और जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो पुनेट स्क्वायर ऐसे बनेगा, स्मॉल टी, फिर यहाँ पर स्मॉल टी। और ये जब आप इसका इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया। तो चारों प्लांट्स कैसे हैं आपके, ड्वार्फ हैं यहाँ पे, ठीक है, चारों प्लांट्स यहाँ पर कैसे हैं, ड्वार्फ है।
तो यही चीज उसने यहाँ पर देखी कि F3 F4 जितनी भी जनरेशन बाकी आगे आती रहेंगी उन सब में ये प्लांट जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, डॉर्फ होंगे। तो ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द डॉर्फ वर होमोजाइगस। उसने ये देखा कि भाई F2 जनरेशन में आपको पता है ये स्मॉल टी आया था डॉर्फ प्लांट का, जो आपका जीनोटाइप था, जो कि होमोजाइगस था। तो व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड एट अ टॉल F2 प्लांट। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई F2 का इन्होंने टॉल प्लांट को अगर इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया होता तो क्या होता। तो देखो F2 के टॉल प्लांट तो आपका ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। तो इसमें फिर आपको वही अलग अलग केसेस मिलेंगे। अगर आप टॉल टॉल का करते जा रहे हो बार बार, अगर आप इसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करोगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये वाले दो प्लांट्स को आप सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो आपको हर जनरेशन में टॉल प्लांट मिलेगा। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आप वापस से सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो फिर से वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको सेकंड जनरेशन में मिले थे, क्योंकि सेकंड जनरेशन से मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोडक्ट आए थे उसमें भी जो आपके ये जीनोटाइप थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो वापस से आपको वही जनरेशन रिपीट होती दिखाई देगी। तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। कैपिटल टी आपस में सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हर जनरेशन में आगे जाके आपको टॉल प्लांट मिलेंगे। स्मॉल टी अगर जाके आगे क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हर जनरेशन में आपको स्मॉल प्लांट मिलेंगे। और कैपिटल टी स्मॉल टी करेंगे तो फिर यही वाली जनरेशन आपकी दोबारा से रिपीट होगी, यानी कि फिर से आपको फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिलेगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिलेगा। तो बस इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद है फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट डू द जीनोटाइपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन। मतलब ये है कि फिनोटाइप निकाल के आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जीनोटाइप क्या होगा, लेकिन जीनोटाइप अगर आपको पता है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट होने के तो जीनोटाइप दो हो सकते हैं, या तो टी टी कैपिटल होगा मतलब कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन भी हो सकता है। तो ये चीज हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिनोटाइप से जीनोटाइप कंक्लूड नहीं किया जा सकता, लेकिन जीनोटाइप से फिनोटाइप कंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी कॉम्बिनेशन रहा होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dog plant. This he called a test cross. In a typical test cross, an organism P plants here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent, ठीक है, instead of self crossing। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें किसी केस में जीनोटाइप पता भी करना है, जैसे कि मान लो कोई F2 जनरेशन में हमारा टॉल प्लांट है। अब F2 जनरेशन में अगर टॉल प्लांट है तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा वाला क्या है तो आप क्या करोगे, मतलब मेंडल ने क्या करा था, एक टेस्ट क्रॉस को कंडक्ट करा था। अब ये टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, उसने क्या किया कि उसने एक टॉल प्लांट लिया F2 जनरेशन से टॉल प्लांट लेने के बाद उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या करवा दिया, उसने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको क्रॉस करके भी दिखा देता हूं उसके रिजल्ट्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इसको भी थोड़ा समझ लो। तो देखो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है टॉल प्लांट के, या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इन दोनों को अगर आपने टेस्ट क्रॉस करवाना है तो आप डॉर्फ प्लांट से करवाओगे। तो डॉर्फ प्लांट का क्या होगा जीनोटाइप, बताओ जरा। डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो रिसेसिव वाली ट्रेट है ये रिसेसिव ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कैपिटल टी का करवाता हूं इससे स्मॉल टी से, तो ये हमें वही वाला मिल जाएगा जो कि हमें फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर मिला था। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। और दूसरा केस मेरे पास क्या है कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं किससे करवाता हूँ, स्मॉल टी से करवाता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं एक मिनट, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी होगा ना, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो देखो ये आपको मिला। अब क्या होगा कि जब ये टेस्ट क्रॉस करवाया गया होगा तो टेस्ट क्रॉस अगर हम ये वाला करवा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या हमें चारों प्लांट स्टॉल मिलेंगे यहाँ पे, यस सर। ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट स्टॉल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऑल प्लांट स्टॉल हो जाएंगे।
और दूसरे वाले में क्या होगा, 2 प्लांट्स हमारे कैसे होंगे, टॉल होंगे, और बाकी के 2 कैसे होंगे, हमारे ड्वार्फ प्लांट होंगे। तो ये टेस्ट क्रॉस करने में पता क्या चलेगा, अगर रिजल्ट हमको ये पता चलता है कि 2 प्लांट जो आगे प्रोजेनी हमको मिली है टेस्ट क्रॉस के बाद उसमें छोटे निकलते हैं और 2 प्लांट हमारे बड़े वाले हाइट के निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जीनोटाइप रहा होगा, एक मिनट, अब दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. तो मतलब ये कि 2 प्लांट्स टॉल हैं और उसके साथ 2 अगर डॉर्फ हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जिसका हमने टेस्ट क्रॉस करवाया है, जिसके साथ करवाया है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन रहा होगा। और अगर सारे के सारे प्लांट्स टॉल रहे होंगे, इसका मतलब है कि वो जो टॉल प्लांट रहा होगा उसका जो जीनोटाइप रहा होगा वो कैपिटल टी रहा होगा। ठीक है, तो सारे प्लांट्स टॉल हैं, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी जीनोटाइप रहा होगा। और अगर 2 प्लांट टॉल हैं, 2 डॉर्फ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीनोटाइप है उस टॉल प्लांट का वो कैसा रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा। क्या ये सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है टेस्ट क्रॉस, इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में समझ आ गया होगा कि जो भी आपके पास होता है, मान लो आपके पास जो भी फिनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप आपको जो भी दिख रहा है, आपको पता नहीं लग पा रहा कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो उसको पता करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस कंडक्ट करवाओ। और टेस्ट क्रॉस किसके साथ कंडक्ट करवाओगे, जो प्योर रिसेसिव ट्रेट वाला आपका प्लांट होगा। जैसे ड्वार्फ प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल टी से करवाते हैं, क्योंकि प्योर रिसेसिव बोलो या खाली रिसेसिव भी बोलो, दोनों ही केस में रिसेसिव तभी बनेगा जब दोनों आपके एलील सेम होंगे और रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि अगर डॉर प्लांट है तो स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो टेस्ट क्रॉस हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद इन्होंने एक और आई थिंक टेस्ट क्रॉस का इन्होंने ये वाला दिखाया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का यही सेम आपका एग्जांपल देखा है मैंने, आपको हाइट वाले से बता दिया, यहाँ पर फ्लावर के कलर वाले से बताया हुआ। तो इसको आप खुद से देख लेना, ठीक है। फ्लावर के कलर से इन्होंने बताया, वो आप खुद कर लेना। और इसके बाद जो है, इसके बाद है बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. Today, these rules are called the principles of laws of inheritance. ठीक है, the first law of or law of dominance, ठीक है। तो देखो ये जो सारे ऑब्जर्वेशन करे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर को फॉलो करते हुए, या तो कलर ले रहे हैं या हाइट ले रहे हैं, कोई भी एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो मेंडल ने इनके बेसिस पर 2 जनरल रूल्स यहाँ पर निकाले। पहला जो रूल था इनका वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, कैरेक्टर्स आर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला फीचर क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आई थिंक इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं ना, ना जीन्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ा था ना कि मेंडल ने इनको क्या कहता, फैक्टर्स कहा था, लेकिन आज जो है हम इनको जीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्टर जहां पर लिखा है इसका मतलब क्या है, जीन्स है, जीन्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो है वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं, अलग अलग यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से ये आपकी जीन्स होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स या जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, बताओ। Alleles. ठीक है, जीन्स के पेयर्स को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं, ठीक है ना। जो कि आपके दो अलग अलग उसको दिखाते हैं, एक डोमिनेंट दिखाएगा और एक रिसेसिव फीचर दिखाएगा। तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, दैट इज डोमिनेंट, एंड द अदर वन इज रिसेसिव। तो ये आपका क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2। तो मतलब मेंडल ने अपने जो उन्होंने वो करा था, क्रॉस पोलिनेशन करा था, उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन करा था F2 में, तो उन्होंने ये बताया कि भाई जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हो तो F1 जनरेशन में आपको सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आपको फीचर्स मिलेंगे, और जो F2 होगा उसमें आपको जैसे देखा था कि 3:1 में मिलेगा F2 में, ठीक है। तो 3 उसमें से क्या होंगे, 4 में से 3 क्या होंगे, आपके डोमिनेंट वाले फीचर्स दिखेंगे प्लांट में, और एक जो होगा वो आपको रिसेसिव वाला फीचर दिखेगा। तो यही क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही चीज है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास जीनोटाइप है, ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर जो भी जीनोटाइप है, तो उसके जो भी 2 अलील्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, अलील्स क्या करते हैं, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, एंड द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। तो देखा आपने जैसे कि पहली जो F1 जनरेशन जब हमने करवाई थी, जिसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट का, तो पहली जनरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ कैसे मिले, सारे के सारे टॉल प्लांट मिले, और दूसरी जनरेशन में हमको
तीन टॉल मिले और एक हमको ड्वार्फ प्लांट मिला। इससे हमें पता ये चला कि ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो क्या होता कि मिड रेंज का कोई प्लांट हमें मिलता, मीडियम रेंज का या मीडियम हाइट का प्लांट मिलता। लेकिन ब्लेंडिंग ना होने की वजह से हमें ये पता चला कि सेकंड जनरेशन में हमको एक ड्वार्फ प्लांट भी मिल गया। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर छुप गया था या रिसेसिव बना हुआ था, वो जाके एक जगह पर जाके आपको, मतलब अगर फिनोटाइप की बात करो तो वो एक जगह जाके फिनोटिपिकली आपका डोमिनेंट कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है। तो दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलीज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलीज और ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट। ठीक है। तो क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं या जो पेरेंट्स के सेल्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या होंगे, दो एलील्स होंगे, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। और ये जो एलील्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। सो मतलब ऐसा हो कि एक गैमेट के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था अभी कि एक आपके पास एग है और एक आपके पास क्या, पॉलन है। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या था आपका एग में, जैसे मान लो कैपिटल टी इससे आ गया और स्मॉल टी इससे आ गया, तो ये आपके क्या हो गए, दो अलग अलग अलील्स हो गए, जो कि सेपरेट होने के बाद क्या होंगे, मतलब दोनों कंबाइन होकर एक साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद है फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट। ठीक है। तो जो होमोजाइगस होगा वो एक ही तरीके का अलील प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन उसके अंदर है तो दोनों स्मॉल टी ही निकालेगा वो अपने पास से। और अगर कैपिटल टी है तो वो दोनों ही कैपिटल टी ही निकालेगा। लेकिन अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो एक में, एक गैमेट में आपका क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा, एक में आपका क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। ठीक है। विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि भाई कोई ना कोई कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट रहता है हमेशा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि अलील्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सो दैट कि हर एक गैमेट में एक ही टाइप का अलील है, उनकी ब्लेंडिंग ना हो। ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे ये गुलाब में भी आप देखते हो, गुलाब में आपने कभी देखा होगा गुलाब के पौधे में, तो गुलाब का फूल जैसे आपने लिया, ठीक है, अगर मान लो उनका क्रॉस करवा दिया हमने, जैसे मान लो एक हमने रेड रेड फ्लावर वाला गुलाब लिया और एक हमने व्हाइट फ्लावर, मतलब व्हाइट गुलाब लिया, और उन दोनों का क्रॉस करवा दिया, तो कभी कभी क्या होता है उनमें पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि दो आपके जो पेरेंट्स हैं उसमें से एक ही का फीचर आपको दिखाई देगा, वो आपका क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि उनकी ब्लेंडिंग होते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है। तो यहाँ पर है, when experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो है मटर के ऊपर इस तरीके के भी देखे गए थे, जिसमें क्या हुआ था कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप थे वो आपके किसी से भी नहीं मिल रहे थे अपने पेरेंट्स से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो जब इनकी क्रॉसिंग होगी, तो इनकी क्रॉसिंग होने पे आपको पता है, जो मतलब आपको F1 जनरेशन मिलेगी, यहाँ रेशो आपको क्या मिलेगा, मतलब इनका जब आप क्रॉस करवाओगे, ठीक है, तो ये जब आप क्रॉस करवाओगे इनका F1 जनरेशन में जो रेशो मिलेगा वो 3:1 का मिलेगा। तो 3:1 का जो आपको यहाँ पर मतलब वो मिलेगा कि तीन आपके कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट होने चाहिए। तो मान लो अगर हम कह रहे हैं कि रेड वाला डोमिनेंट है, तो तीन फ्लावर आपके रेड कलर के होने चाहिए, मतलब तीन प्लांट ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर रेड कलर के फ्लावर आएंगे, और एक प्लांट आपका ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर आएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया कुछ जगह पर कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जहां पर आपका जीनोटाइप इस तरीके का मिल रहा था, कैपिटल आर स्मॉल आर, या जैसे अगर हम हाइट वाले के केस में कहें इस तरीके का, तो जो आपको ये हेट्रोजाइगस वाले केस मिल रहे थे इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। मतलब कि जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के बीच का करेक्टर मिल रहा था। जैसे कि अगर एक रेड कलर का फ्लावर है और एक अगर व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है और साथ में कैसा कलर मिल जा रहा है, रिजल्ट में पिंक कलर का फ्लावर मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। ठीक है। ये डॉग फ्लावर किसे कहते हैं, स्नैपड्रैगन को कहते हैं, या एंटीरिनियम स्पीशीज को कहते हैं। ठीक है। तो ये स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जिससे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ सकते हैं। ठीक है। तो इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, तो हमारे पास एक क्या है, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर है, मतलब कैपिटल आर है, और दूसरा क्या है, ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर है, स्मॉलर स्मॉल क्या हो गया आपका, व्हाइट फ्लावर हो गया, जो कि आपका एक रिसेसिव ट्रेट की तरह काम कर रहा है। अब उसके बाद है जो इसमें F1 जनरेशन आपको मिली है, तो F1 जनरेशन में इस अगर हम वही वाला सेम रूल अप्लाई कर रहे होते जो मेंडल ने बताया था अपने टॉल और स्मॉल वाले प्लांट में, तो हमें क्या मिलता, तीन हमें क्या मिलते हैं, रेड फ्लावर वाले प्लांट मिलते हैं, और एक जो होता हमें कैसा मिलता, व्हाइट वाला मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो रेड मिला, दो हमें पिंक मिले और एक हमें व्हाइट मिला।
तो हुआ क्या कि जहां पर जिसमें जीनोटाइप हेट्रोजाइगस था, यानी कि जिसमें कैपिटल आर आ रहा था एक स्मॉल आर आ रहा था, उसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर फिनोटिपिकली दिखाई दिया, यानी कि रेड और व्हाइट के बीच में, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर हमको मिले। ठीक है, तो when the F1 was self pollinated, the F2 resulted in the following ratio 1:2:1। ठीक है, मतलब ये है कि इन्होंने क्या करा है, F1 पहले निकाला है, ठीक है, ये F1 जनरेशन है, सॉरी, ये F2 इसके बाद आई है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं नीचे, ये F2 जनरेशन के 3:1 जो होना चाहिए था, मतलब मेंडल की जो पहले की रिसर्च थी उसके बेसिस पर 3:1 होना चाहिए था फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन ये कैसा हो गया, ये 1:2:1 में हो गया। तो F1 जनरेशन तो आपकी ये ऐसी रही होगी, देखो कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल आर। तो इसका जब आप यहाँ पर F1 जनरेशन का इसका क्रॉस करवाओगे, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सारे आपके फ्लावर्स कैसे दिखे यहाँ पर F1 जनरेशन में, सारे के सारे पिंक थे, जबकि होने कैसे चाहिए थे, जो मेंडल की पहले की रिसर्च हुई थी उसके बेसिस पर रेड कलर के होने चाहिए थे, लेकिन दिखाई कैसे दिया हमको, पिंक कलर की दिख रही थी। अब इसके बाद जब इनका F2 जनरेशन बनाया गया, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो कैसे हो जाएंगे ये, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब हम इसका F2 जनरेशन जब हम बनाएंगे यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमने देखा था मेंडल वाले केस में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता था, 3:1 होता था। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते, जो पहले की रिसर्च हुई थी पी प्लांट में, उसके बेसिस पर ये तीनों कैसे होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, और ये वाला कैसा होना चाहिए था, व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जो पहला वाला है, जो कि आपको कैपिटल आर दिख रहा है, सिर्फ यही वाला हमको क्या मिला, रेड मिला, और ये जो था ये हमें व्हाइट मिला। लेकिन ये जो थे जिसमें जीनोटाइप आपके क्या थे, मिक्स जीनोटाइप थे या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप थे, ये हमें वापस से कैसे मिल गए, पिंक कलर के मिल गए, ये वाला भी पिंक, ये वाला भी पिंक। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशियो भी आपका 1:2:1। ठीक है, तो when the F1 was self pollinated, the F2 resulted in the following ratio। ठीक है, ये आपका 1:2:1, एक आपका रेड कलर का था, दो आपके पिंक थे और एक आपका व्हाइट था। तो here the genotypic ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross। ठीक है, जेनोटाइपिक रेशियो तो वैसे ही सेम थे जैसे कि मेंडल वाले क्रॉस में थे। ठीक है, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो थे वो आपके 3:1 से किस में चेंज हो गए, 1:2:1 में चेंज हो गए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डोमिनेंस की, कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेट एंड सम रिसेसिव। टू टैकल दीस क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। तो एवरी जीन, एज यू नो बाय नाउ, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। तो डिप्लॉयड का मतलब आपको पता है कि भाई एक क्या होता है, मेल पेरेंट से आता है वहां पर कॉम्बिनेशन जीन्स का, और एक फीमेल पेरेंट से आता है। तो वहां पर क्या होता है, हर एक जीन की दो दो अलग अलग कॉपीज होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ अलील्स कहते हैं। तो नाउ दीज टू अलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन अ हेट्रोजाइगोट। तो जरूरी नहीं है कि ये आपका मतलब सेम हो, जैसे कि हेट्रोजाइगोट में होता है। जैसे कि हेट्रोजाइगोट में आपने कैपिटल टी स्मॉल टी पढ़ा, या कैपिटल आर स्मॉल आर पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन। ठीक है, which modifies the information that the particular allele contains। So let's take an example of a gene that contains the information for producing enzyme। Now there are two copies of this gene, the two allelic forms। Let us assume, as in more common, that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S। ठीक है, so theoretically the modified allele could be responsible for the production of the normal या less efficient enzyme, a non-functional enzyme, or no enzyme at all। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर लाइक आपका जो भी केमिकल प्रोसेस होगा वहां पर जब जीन का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल अलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई अगर नॉर्मल अलील है, तो वो कोई नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है, जो कि आपका जरूरी होगा सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो थियोरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो मॉडिफाइड अलील जो होगा वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है, या किसी नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। ठीक है, तो क्या होगा कि पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में जो आपका यहाँ पर जो नॉर्मल अलील है, वो अगर किसी नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर वो एक मॉडिफाइड अलील जो होगा वो नॉन मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड अलील के बराबर ही जैसा होगा।
ठीक है, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट, फिनोटाइप या ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सट्रेट। ठीक है, तो such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि डोमिनेंस जो होती है वो इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से अफेक्ट होगी, यानी कि जो भी जीन आपका यहाँ पर आ रहा होगा, जो भी अलील आपका आ रहा होगा, वो कुछ ना कुछ एंजाइम भी साथ में प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो कोई नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका वैसा का वैसे ही अलील सेम कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, या मतलब कोई ऐसा फालतू का एंजाइम उसने प्रोड्यूस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट प्रोड्यूसेस द phenotype may be affected। उस केस में क्या होगा, आपका phenotype अफेक्ट हो जाएगा। The phenotype या trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका फिनोटाइप है या फिर ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा जो कि अनमोडिफाइड अलील होगा उसमें से। यानी कि अगर आपके पास दो अलील्स आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए, उसमें से एक ने अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करा और दूसरे ने मान लो नॉर्मल को प्रोड्यूस करा है, तो वहां पर जो अनमोडिफाइड अलील वाला जो आपका होगा, मतलब उसकी जो फंक्शन होगी, उसी पर वो फिनोटाइप आपका डिपेंड करेगा। उसके बाद है द अनमोडिफाइड या फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील। तो जब यहाँ पर क्या है कि जो अनमोडिफाइड है, यानी कि जिसने अपना नॉर्मल वाला एंजाइम प्रोड्यूस करा है, वो ओरिजिनल फिनोटाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा, और वही क्या बन जाएगा, आपका डोमिनेंट अलील बन जाएगा। एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रिसेसिव अलील। तो जो मॉडिफाइड अलील है, यानी कि जो अपने एंजाइम को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वही आपके क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड अलील हो जाते हैं, और वही क्या हो जाते हैं, आपके रिसेसिव अलील हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसेसिव वही होंगे जो अपनी पहचान को बरकरार नहीं रख पाएंगे, और जो आपके अनमोडिफाइड अलील होंगे, अनमोडिफाइड अलील का मतलब कि जो अलील आया उसने अपना अपने अकॉर्डिंग जो उसने एंजाइम प्रोड्यूस करना था वो करा, और वो करने के बाद उसने अपनी पहचान को जारी रखना, मतलब उसने अपनी पहचान को बरकरार रखना जारी रखा। ठीक है, मतलब उसने जो पहचान रखनी थी, अपनी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी रखनी थी वो रखी। लेकिन जो नहीं कर पाया या जिसने नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करा, वो अपनी पहचान को बरकरार नहीं रख पाया, एंड उसी केस में वो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिसेसिव अलील आपका या रिसेसिव ट्रेट आपका तभी दिखता है जब वहां पर एंजाइम कैसा हो, नॉन फंक्शनल हो, या फिर कोई भी एंजाइम वहां पर प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो एंजाइम प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि भाई जिस एलील को आप लेकर जा रहे हो, उस एलील को उठाने वाला कोई साथी वहां पर है, या एलील को साथ देने वाला कोई। और अगर कोई एंजाइम फंक्शनल नहीं है, यानी कि उसका साथ देने वाला नहीं है, या फिर कोई एंजाइम रिलीज ही नहीं हुआ है, वहां पर एंजाइम आया ही नहीं है, तो उस केस में उस एलील का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, आपका रिसेसिव एलील हो जाएगा। तो बेसिकली ये एंजाइम के ऊपर बेस्ड कहानी। ठीक है, और उसके बाद आपको कोडोमिनेंस वाला फीचर दिया गया है, जैसे कि आपको ब्लड ग्रुप्स में दिखाई देता है। ठीक है, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा अलील्स जो है उनके फीचर्स आपको एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या है कि एक अलील डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट अलील का आपको फीचर दिखेगा। ठीक है, और आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि बीच का दिखाई देगा, यानी कि दोनों के बीच का जो होगा वो दिखाई देगा। और कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों का दिखाई देगा। ठीक है, दोनों का फीचर साथ में दिखाई देगा। तो till now we were discussing clauses where the F1 resembled either of the two parents, that is dominance, or was in between incomplete dominance। तो अब तक हमने F1 में वो चीजें पढ़ी हैं जिसमें हमको डोमिनेंस के बारे में पता चला और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता चला। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। कोडोमिनेंस के केस में जो F1 जनरेशन के मतलब प्रोजेनी है, उसमें जो फीचर्स होते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स के बराबर बराबर रहते हैं। A good example is a different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human being। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ये जीन आई नाम का एक मतलब आई नाम का एक जीन है जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होते हैं, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं जो अपने सरफेस से बाहर की तरफ निकल आते हैं। और एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। और वो जो शुगर है, वो जो शुगर पॉलीमर है कि कौन सा किसके सरफेस पर होगा, वो इस आई जीन से कंट्रोल किया जाता है। द आई जीन हैज 3 अलील्स। इस आई जीन के पास 3 अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई का मतलब कि कोई भी नहीं है, आई ए का मतलब कि ए टाइप का शुगर है, और आई बी का मतलब कि आपका बी टाइप का शुगर है। द अलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर व्हाइल अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। मतलब ये है कि भाई ये आपका आरबीसी है। ठीक है, मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी का ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाउंड्री हो गई। इसके बाहर ये क्या होता है, ये मान लो शुगर का मॉलिक्यूल निकल आता है, तो ये मान लो ए टाइप का हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से ये मान लो आपका आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर मान लो ये दूसरे टाइप का शुगर निकल आया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आई जीन है, तो ये मान लो कौन सा आ गया, आई बी आ गया। तो ये आई बी हो गया, आई बी किसके लिए हो गया, बी वाले जीन, ये बी वाले टाइप के शुगर के लिए हो गया, और आई ए किसके लिए हो गया, ए वाले शुगर के लिए हो गया। और अगर यहाँ पर स्मॉल आई यहाँ पर है, स्मॉल आई अगर अलील है यहाँ पर, इसका मतलब है कि कोई भी शुगर यहाँ पर प्रोट्रूड नहीं करेगा सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से। ठीक है। तो बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन possesses एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन अलील। तो होता क्या है कि भाई ह्यूमंस क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड का मतलब कि ये जो अलील्स आपको तीन दिख रहे हैं, उसमें से एक अलील क्या होगा, आपके मदर पेरेंट से आएगा, एक किससे आएगा, मेल मतलब फादर पेरेंट से आएगा। तो एक मेल पेरेंट से आएगा, एक फीमेल पेरेंट से आएगा। तो हर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस के पास क्या होता है, अपने आरबीसी के ऊपर दो टाइप के अलील्स देखने को मिलते हैं, या आई जीन अलील्स देखने को मिलते हैं। या तो आई ए आई बी होगा, या आई ए स्मॉल आई होगा, या आई बी स्मॉल आई होगा, या फिर स्मॉल आई होगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है। तो आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। अगर आई ए है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि मेल पेरेंट से आई ए आया, फीमेल पेरेंट से स्मॉल आई आया, तो डोमिनेंट कौन करेगा, आई ए करेगा, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि मेल पेरेंट से स्मॉल आई आया, फीमेल से कैसा आया, आई ए आया, ये वाला अलील आया, तब भी आपका ब्लड ग्रुप आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन करेगा, आई ए करेगा। इसी तरीके से आई बी जो है वो भी आई के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है। आई बी वाला जो जीन है वो भी स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेट करेगा, और इस वजह से इन दोनों ही केसेस में आई बी जो है या ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा होगा, बी वाला होगा। ठीक है। उसके बाद है इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेसेस बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एंड व्हेन ये, ठीक है, सेम चीज वही लिखी है, बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर। अब मान लो ये आपके चार केसेस बन गए, ठीक है, कि मेल पेरेंट से आपका आई ए आया, फीमेल से स्मॉल आई आया, तो रिजल्ट क्या होगा, आई ए होगा, यानी कि एक्सप्रेस कौन करेगा अपने आप को, आई ए करेगा। अगर मेल पेरेंट से स्मॉल आई आया, फीमेल से आई ए आया, तो एक्सप्रेस कौन करेगा, तब भी आई ए करेगा, यानी कि आई ए हो और आई बी हो और दूसरा वाला स्मॉल आई हो, तो हमेशा आई ए या फिर आई बी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वही ब्लड ग्रुप आपका बन जाएगा। तो इस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया, इस केस में भी ए हो गया। दूसरा केस क्या है कि अगर मेल पेरेंट से आई बी आपका अलील आया है और फीमेल पेरेंट से स्मॉल आई आया है, तो उस केस में आई बी जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर मेल पेरेंट ने आई मतलब मेल पेरेंट से आई अलील आया है स्मॉल आई, और फीमेल पेरेंट से आई बी आया है, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पर एक्सप्रेस कौन करेगा, आई बी करेगा, और इस केस में भी कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आई ए यहाँ पर मेल पेरेंट से आया है और फीमेल से आई बी आया है, या फिर मेल पेरेंट से आई बी आया है और मेल पेरेंट से आई ए अलील आया है, तो दोनों केसेस में यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और इसी फीचर को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर मेल और फीमेल पेरेंट दोनों में स्मॉल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी शुगर फॉर्म नहीं हुआ, और इस केस में ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो जाता है, ओ वाला हो जाता है। और ओ जो है वो आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, रेयर होता है। तो ये आपको यही वाली टेबल बना के दिखाई हुई है जो मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है ना। तो बस यही जो है ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कि आई ए आई बी अगर ये स्मॉल आई के साथ आते हैं, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की प्रॉपर्टी को रखते हैं। और लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं, तो दोनों अपने आप को इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करने की प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं। एंड इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस मतलब कि दोनों का डोमिनेंस साथ में होना। ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका कोडोमिनेंस होता है। ठीक है। चलो ये हो गया फिर। ठीक है, चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर बताऊंगा मैं अगर शाम को क्लास होगी अभी। ठीक है, वैसे मुझे अभी थोड़ा काम है, तो इसके बाद या तो फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो अभी इतना ही करो, और बाकी इसके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास है ही, वो बायोलॉजी वाली बुक की, तो उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है।